हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के क्लासेस। तो इसमें हम आज अपना जो लेक्चर लेके आए हैं वो 10th क्लास के लिए है। हमारा ये केमिस्ट्री का लेक्चर है जो कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। सेकंड चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में चल रहा है। इससे पहले हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर चुके हैं जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो सेकंड चैप्टर भी हमने एक लेक्चर इसका कर लिया। आज हम ये दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, तो इसको आज आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको जितना हो सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है, एसिड और बेस में। तो जनरली हमने इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी थी एसिड और बेस के बारे में कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये जनरली सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो क्या कॉमन है देखिए। तो फर्स्ट तो अगर हम बात करें तो बोथ आर गुड कंडक्टर, दोनों के दोनों अच्छे कंडक्टर का काम करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं बोथ हैव आयंस, इनके पास आयन होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन का मतलब जो एसिड होता है उसके पास H+ आयन होता है और जो बेस होता है उसके पास OH- आयन होता है। तो इन दोनों के पास कैटायन और एनायन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एसिड के पास H+ आयन होता है, बेस के पास OH- आयन होता है। उसके अलावा ये दोनों ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। बाई मिस्टेक भी हमें कभी एसिड को टच नहीं करना है, ना ही बेस को टच करना है। ये बर्निंग इफेक्ट देंगे, हमारी स्किन अगर इनके कांटेक्ट में है तो बर्न हो जाएगी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, लैब में आपको ध्यान रखना है बच्चों, स्पेशली जब आप ये प्रैक्टिकली कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं एसिड और बेस का, तो दोनों ही आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ें तो आयंस दोनों के पास है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ये बनाते हैं, फ्लो करते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़ें तो ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। फोर्थ पॉइंट अगर हम ऐसे ही पढ़ें तो दे आर एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस तरीके से हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। इससे पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर एंड बेस रिएक्ट विद वाटर। तो होता क्या है इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर। व्हाट हैपन when acid and base react with water। क्या होता है जब एसिड और बेस पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हमें समझना होगा। तो देखिए, जब हम किसी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड जो है हमें वो H+ आयन देगा। तो जो भी इसके साथ है, एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं एसिड, हमने HCl लिया, इसको वाटर दिया, तो जो एसिड है वो स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पर H+ आयन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो H+ आयन है यहाँ पर और ये Cl- एनायन बना लेगा, ठीक है। ये H+ आयन अकेला नहीं रहेगा, वाटर में इजीली डिजोल्व हो सकता है। तो ये वाटर में जब डिजोल्व होगा तो यहाँ पे Cl- में H3O पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये H3O पॉजिटिव कैसे बना, H2O में एक और H मिला दिया तो H3 इसके ऊपर पॉजिटिव था। तो ये दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, इसका जो नाम है वो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। इसका आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है H+ आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाटर में मिक्स रहेगा। उसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कभी भी हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं, वाटर में ऑलवेज क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चाहे हम बेस में वाटर ऐड करें, एसिड में, हमें वाटर में दोनों चीज़ें ऐड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद दोनों ही रिएक्शन जो इनकी एक्जोथर्मिक होती है, इनसे हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं या पानी में बेस मिलाते हैं तो हीट निकलती है। एसिड से बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन ये हमें देता है एसिड। तो ये हमें पता लग गया। जो ये H3O पॉजिटिव है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन है। बहुत सारी रिएक्शन में हमारा ये यूज़ होता है, हमें पता होना चाहिए। ये तो था एसिड के लिए। अब बेस के लिए हम देखते हैं बेस को जब हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो बेस टूट जाता है, प्लस आयन में और
नेगेटिव। नेगेटिव हमारे पास इसमें OH नेगेटिव होता है, समझते हैं कैसे। हमारे पास NaOH है या KOH है, इसको हमने वाटर दिया तो Na प्लस होगा और OH नेगेटिव होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये हाइड्रोक्साइड और मेटल प्लस आयन, कैटायन और एनायन में टूटेगा, लेकिन इसको एनायन बोल सकते हैं जनरली, ये कोई अकेला एलिमेंट नहीं है। 2 है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो अगर इसको वाटर देते हैं तो क्या बनेगा उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर +2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, उसके बाद प्लस में 2 टाइम ऑफ OH नेगेटिव बन जाएगा। तो जब बेस वाटर में मतलब बेस में वाटर ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव आयन हमें मिलता है, और जब हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं तो हमें H प्लस आयन मिलता है। वो H प्लस आयन H3O पॉजिटिव वाटर के अंदर डिजोल्व होकर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर। इसी में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। क्या होता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं एक बार इसको क्या होता है। तो देखिए अब हम वाटर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाना है हमें एसिड और बेस को, रिएक्ट विद ईच अदर। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा एक बार इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस मेक सोल्ट प्लस वाटर। जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस से तो ये सॉल्ट और वाटर बना लेता है, ये हमें पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं HCl प्लस में बेस हो गया हमारा NaOH। ज़रूरी नहीं है, सिंपल एग्जांपल के लिए लिया, आप यहाँ पे H2SO4 ले सकते हो, KOH MgOH, कुछ भी बेस और कुछ भी एसिड आप यहाँ पे रख सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ OH और यहाँ पर H, तो बनाएगा क्या ये वाटर, और NaCl सोल्ट बना लेगा। तो ये होता है सोल्ट प्लस में वाटर, कब, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है। सॉल्ट जो होता है इसकी pH वैल्यू न्यूट्रल होती है, ना तो एसिडिक में होती है ना बेसिक। हाँ, उसका एक और ध्यान रखना हमें, एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर बोथ आर स्ट्रॉन्ग देयरफॉर सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक बनेगा। अगर बोथ आर स्ट्रॉन्ग और बोथ आर वीक देयरफॉर सॉल्ट जो बनेगा न्यूट्रल। और इसी रिएक्शन का नाम है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमें ये बताना है जो बेस और एसिड सॉल्यूशन के अंदर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हमें एक pH स्केल की हेल्प लेनी पड़ेगी। pH स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पहले तो इसको लिखते हैं, pH स्केल का मतलब जो होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम एक pH स्केल बनाएंगे, देखिए यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये हमने एक pH स्केल बनाया है जिसमें मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 14 रहेगी। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ कहीं इसका, जनरली वैसे ही दिस इज 7, ठीक है। अब हमें 0 को 14 के अपर पॉइंट से मीट करवाना है, तो ये स्ट्रेंथ बताएगा हमें। इस चीज़ को समझते हैं स्ट्रेंथ कैसे बताएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ को डार्क कर देता हूँ चौक से, एसिड या बेस को। तो जनरली मैं बेसिक सॉल्यूशन को चौक से डार्क कर देता हूँ, ये समझिएगा आप इस चीज़ को। ये हमारा लोअर पोर्शन बेसिक है, दिस इज एसिडिक। क्यों, इस सॉल्यूशन में हमें H प्लस आयन दिखाना है
और इधर मैं थोड़ा रफ करके लिख देता हूँ OH नेगेटिव आयन। तो अब स्ट्रेंथ देखते हैं। 0 पे OH की स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन H की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम 14 की तरफ जाएंगे तो OH की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इसका मतलब बेसिक करैक्टर बढ़ता जाएगा, और H की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा। ये इनका मिड पॉइंट है जहाँ पर एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ना तो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, ना बेसिक, यहाँ पर न्यूट्रल होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो 0 पे एसिड कंसनट्रेटेड होता है हमारे पास, 14 पे बेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और 7th जो है वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। 7 से बिलो अगर हम जाते हैं पीएच स्केल में तो ये एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा, और 7 से अबोव हम जाते हैं तो ये बेसिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा। 7 पे न्यूट्रल। तो पीएच स्केल हमारी हेल्प करता है हमें ये समझाने में कि कब ये चीज़ एसिड है, कब ये चीज़ बेस है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो पीएच वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। अगर लेस देन 7 है तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज एसिडिक, और अगर पीएच सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7 है तो ये होगा बेसिक। और अगर हमारे पास पीएच के अलावा यहीं पे पीएच स्केल इक्वल टू 7 है तो ये होगा न्यूट्रल, ना एसिड ना बेसिक, तो ये होगा न्यूट्रल। हमें ये पता होना चाहिए एसिड बेस और न्यूट्रल कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझ लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है। वैल्यू कितनी होगी इसमें एसिड की, बेस की, ठीक है, 1 to 14 है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। जनरली 0 से हम इसको शुरू करेंगे तो 0 पे ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का है तो इसका मतलब इसमें क्या है, एसिडिक है। और 14 पे कितना होगा, ये ब्लू डार्क बिल्कुल। जैसे स्ट्रिप्ट को हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट तो कलर रेड से होता होता कहाँ तक चला जाएगा, बिल्कुल वॉयलेट तक चला जाएगा, जो कि हमें एसिड और बेस दिखा रहा है। उसके बाद ये जो पीएच स्केल आपको ये दिख रहा है, इसी तरह से पीएच स्केल आपको बुक में मिल जाएगा जिसमें स्ट्रेंथ दी हुई, एक पीएच टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेमन को ले तो 2.2 इसका पीएच वैल्यू है, तो 2.2 है तो लेस देन 7 है, तो वैल्यू क्या होगी, मोस्ट एसिडिक होगा। जनरली तो थोड़ा सा लेस होगा लेकिन 7 से बहुत नीचे। जितनी वैल्यू लो जाएगी उतना एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा, जितनी वैल्यू हाई होगी उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब जैसे हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसका फॉर्मूला है MgOH2, ये हम जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तब इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिक है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है नियर अबाउट 10 होता है जब हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास पीएच स्केल था, इसकी आपको टेबल दिख रही है जो कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको इनकी पीएच वैल्यू लर्न करनी है, जो वैल्यू आपको गिवन है, और इसमें हमें पीएच के इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है तो वो हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो पीएच हमने पढ़ा, पीएच स्केल, उसके बारे में हम समझेंगे। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग पीएच के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी हर रोज़ की जो ज़िंदगी है इसमें जो पीएच है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है हमारे पास, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल पीएच के सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो पहचान सकते हैं कि एसिडिक मीडियम आ गया, बेसिक मीडियम आ गया, उनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो जनरली हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का पीएच होता है ब्लड का 0.7 to 7.8 होता है, ये रेंज है एक पीएच की। जनरली हम इसको 7.4 पढ़ते हैं, ये बात सभी को याद रखनी है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो 7.4 हम लिखेंगे, अदरवाइज आपसे रेंज पूछी जाए हमारे ब्लड के पीएच की रेंज क्या है तो हम बोलेंगे 7.0 to 7.8, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि जो एनिमल होते हैं, जैसे लाइक एसिड रेन की हम बात करते हैं, जो हम पहले से टॉपिक पढ़ते हैं, सभी को पता है एसिड रेन होती क्या है। जब एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हो जाता है तो अगर वो रेन में मिल जाए तो जब वो नीचे आती है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर हल्का येलो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, येलो कलर तो होता ही है, साथ में मान लीजिए जैसे एसिड रेन हुई तो ये हमारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनको ख़राब कर रही है, ऑर्नामेंटल जो हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है।
सभी को पता है। अब आगरा है, यहाँ का ताजमहल जो है वो एसिड रेन के कारण वाइट था, धीरे धीरे येलो होता जा रहा है। तो लगभग आगरा की जो इंडस्ट्रीज है उनको बंद कर दिया गया ताकि जो ताजमहल है वो बना रहे, हिस्टोरिकल जो टूरिज्म प्लेस है वो बना रहे। उसके बाद दूसरा, जब एसिड रेन आती है तो जो बारिश का पानी इकट्ठा होकर ये नदियों में जाता है, उससे समुद्र में जाता है। तो नदी और समुद्र के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, देखो हमें इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीएच वैल्यू जो एसिड रेन की होती है वो लेस देन 5.6 हो जाती है। जनरली 7 से थोड़ा सा ही लेस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें दिखते भी नहीं, इतने छोटे एनिमल, उनके लिए नुकसानदायक है एसिड रेन। एसिड रेन क्या करती है, वो मर जाते हैं बेचारे। तो इससे फिर वही बात आती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो उनसे उनको बड़े खाने वाले, तो फूड चेन थोड़ी डिस्टर्ब भी होगी। दूसरा यहाँ पर ये हम समझें तो यहाँ पर हमें ये समझना, जो पीएच है वो इस तरीके से इफेक्ट डालता है हमारी बिल्डिंग्स पे, एनिमल्स पे, ठीक है, प्लांट पे, अभी हम पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी कि आपका जो बगीचा है, जो आपके पास गार्डन है, उसमें पीएच का क्या रोल है। तो उसका पीएच का रोल ये है, अगर हमें पता है नॉर्मली कि किसी प्लांट को पीएच वैल्यू 2.7 चाहिए, किसी प्लांट को 5.7 चाहिए, और उतना पीएच उसको मिल नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या, एक बगीचे से सैंपल लेंगे मिट्टी का, और आपको पता है हर जगह किसान जांच केंद्र है ही, तो वहाँ पे हम उस मिट्टी की जांच करवा लेंगे। तो चेकअप करवाने के बाद हमें मिट्टी का पीएच पता लग जाएगा, और मिट्टी के अंदर क्या है क्या नहीं है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशंस हमने पढ़ा हुआ, 13 टाइप के होते हैं ये। मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी को चाहिए, माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए। अब ज़्यादा अमाउंट में जैसे एनपीके चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हो गया, तो ये मैक्रो है। और मैक्रो में 6 होते हैं हमारे पास, माइक्रो में हमारे पास 7 होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए, जिसके अंदर जिंक आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, ऐसी ऐसी अमाउंट जो कम अमाउंट में चाहिए, तो पौधे को हम वो दे देंगे। दूसरा, जब मिट्टी का पीएच हमें पता होगा तो उस पीएच को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मिट्टी है हमें उसका पीएच पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, तो इसको थोड़ा, वैसे तो लाइफ प्रोसेस में हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जब लाइफ प्रोसेस 6th यूनिट हमारा 6th चैप्टर आएगा, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन आ भी जाता है इस चैप्टर में कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उस पर पीएच का क्या रोल है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए जब हम पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस के अंदर है, सलाइवा वगैरह, माउथ वगैरह, हमें सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करनी है। तो जैसे ये खाना हमारे स्टमक में जाता है, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो स्टमक होता है, इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, पेप्सिन नाम के हॉर्मोन्स, ये तभी काम करते हैं जब मीडियम एसिडिक हो। अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक करने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने बॉडी के अंदर, उसको सिंपल में बनाने के लिए जो एंजाइम्स है उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो इनको एसिडिक मीडियम देने के लिए बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है। बॉडी मतलब स्टमक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर HCl रिलीज होता है। जब ये HCl रिलीज होता है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ, तो उससे पहले एक म्यूकस लेयर बन जाती है स्टमक के अंदर, ताकि वो हमारी जो इनिंग लेयर है, जो स्किन है, उसको कवर कर ले और पेन, इरिटेशन ना फील हो। फिर भी कई बार HCl ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो हमें हल्का सा पेन, एसिडिटी हो जाती है। तो यानी कि पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गई। ज़्यादा मतलब टेबल के अकॉर्डिंग कम होगी, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से नीचे जितनी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे जैसे HCl की अमाउंट बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हम बेस ले सकते हैं, ठीक है। बेस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग ले सकते हैं, जिसको आजकल लोग, ये तो नहीं कहूँगा कि इनो है, लेकिन ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, फॉर्मूला ये लेने पे बेकिंग सोडा की तरह ये भी एक बेस है। ये बेस जब हम स्टमक में लेंगे तो एसिड प्लस बेस हमें पता है न्यूट्रल हो जाता है, सोल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो हमें इरिटेशन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl रिलीज होता है, तो उस पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। ये बात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना कि जनरली इंडिया में लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के टूथ ब्रश करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। अगर आप सुबह ब्रश करते हैं तो उसका 2 से 5% ही बेनिफिट है, कि ना करने से तो ठीक है, लेकिन हमें जो टूथ पेस्ट करना चाहिए वो रात को करना चाहिए, सोने से जस्ट पहले। ये हमें पता होना चाहिए। यूँ नहीं कि हमें शाम को कर लिया हमने और फिर कुछ खा लिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जस्ट लास्ट सोते हुए आप ब्रश करेंगे, सोने से जस्ट पहले, कि उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है। उसका बेनिफिट देखिए, हमारे जो दांत हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं। इससे मजबूत बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं है। सबसे मजबूत हिस्सा है बॉडी का कैल्शियम फॉस्फेट, तभी हमारे दांत कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी बात,
ये कैल्शियम फॉस्फेट से जो बने हुए हैं, इनके बीच में कैविटी है। कैविटी आप ऐड भी देखते हो, स्पेस जो होता है दांतों के बीच में हल्का हल्का, चाहे कितना ही कम हो स्पेस जरूर होता है। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के दौरान कुछ खाने के पार्टिकल, छोटे पार्टिकल दांतों के बीच में रह जाते हैं, और जो भी हम खाना खाते हैं वो जनरली एसिडिक होता है। कुछ एंजाइम होता है, माइलेज नाम के एंजाइम हमारे माउथ में जो होते हैं, जो सलाइवा हम रिलीज करते हैं उसके बाद जो माइलेज होते हैं वो उसको एसिडिक बना देते हैं। तो आप जो खाना खा रहे हो, बिफोर खाने से पहले हमारा जो माउथ होता है उसका पीएच लगभग 6 से ऊपर होता है, ठीक है, 6.5 से 6.5 से भी ऊपर हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप मील खाना खा लेते हैं उसके बाद जो पीएच वैल्यू है लेस देन 6 और 6.5 से लेस आएगा ही आएगा, 6 से लेस भी जा सकता है, तो ये फिर एसिडिक मीडियम बन जाएगा। एसिडिक में जो जर्म्स है वो बिल्कुल ईजिली अटैक करते हैं। जैसे पेप्सोडेंट की ऐड आती है, डिशुम डिशुम, वही काम यहाँ पर होता है। तो जर्म्स हमारे ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं हमारे दांतों पर। तो उससे क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से दांत बने हुए हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है तो उसमें एसिडिक करेक्टर होता है, जिसमें जर्म्स अपना काम करते रहते हैं। और रात को अगर आप ब्रश करके नहीं सोते हैं तो फिर क्या होता है, लगभग 8 घंटे नॉर्मल हम मानते हैं सोता है। एक बच्चा है तो वो 10 घंटे भी सोता है, तो 8 घंटे तक वो अनडिस्टर्ब कार्य अपना करते रहते हैं, वो पूरा काम करेंगे, यानी कि आपके दांतों को खराब करने का। इसी की जगह अगर आपने क्या किया होता, रात को जस्ट सोने से पहले ब्रश कर लिया, तो जितने भी टूथपेस्ट आते हैं कोई भी क्वालिटी का हो, सभी में बेस होता है। अब आपने खाया लगभग एसिड खाने में और आपने ब्रश किया बेसिक, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब एसिडिक करेक्टर नहीं रहेगा, वापस पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, 6 से नीचे नहीं जाएगा, 6.5 से ऊपर चला जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ना तो एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक। दूसरा, दांतों की सफाई हो जाएगी, जो खाना फंसा हुआ था वो निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, टूथ डीके, मतलब जो आपके दांतों को क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, जो आपके दांत खराब हो रहे हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कीड़े लग गए, तो वो कंडीशन नहीं आएगी अगर हम रात को ब्रश करते। तो ये पीएच का रोल है हमारे दांतों के लिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू आ केमिकल वारफेयर। अब कुछ एनिमल अपने बचाव के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बचाव करते हैं, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एनिमल की तो बात करें तो हम बी, जितनी भी मधुमक्खी होती है, हनी बी हो गई, ये जो येलो कलर की होती है जिसको आप मधुमक्खी या टाटिया जो भी आप इसको बोलते हैं, तो ये जो बी है क्या करती है, ये जैसे ही आपकी बॉडी पे बैठती है तो ये एक कांटा छोड़ देती है। अब होता क्या है, वो एसिडिक होता है पूरा, जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो एसिड, जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा तो इरिटेशन फील होगा बिल्कुल, क्योंकि वो मिथेनोइक एसिड छोड़ती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, मिथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। तो मिथेनोइक, एक ऐसा प्लांट भी है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट होता है ये, इसकी भी आपको पिक मिल जाएगी नेट पे, देख लेना आप लोग नेटल प्लांट कैसा दिखता है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कांटे से होते हैं, जैसे आप टच करते तो वो चुभ जाता है, चुभने पे क्या होता है, वो भी मिथेनोइक एसिड का ही होता है, वो मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में छोड़ देता है। वही, अब एसिड के कारण तो पीएच वैल्यू कम हो गया, वो जहाँ पर वो लगा तो वहाँ पे पेन होगा आपको। उस पेन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, उस पेन से बचने के लिए हम लोग बेसिक यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम वहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब एसिड आपके ऊपर आया है तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और एक और जो आपको ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमें किस एसिड का क्या नाम है। जैसे जो टार्ट्रिक एसिड है वो इमली के अंदर होता है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सोर्स फ्रूट, खट्टे फ्रूट जितने भी, तो ऑरेंज हो गए, उसके अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। दूध और दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग के अंदर और बी के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एप्पल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ मैलिक एसिड होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और जितनी भी हरी सब्जी होती है उसके अंदर फोलिक एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड आपके पास आएंगे, जैसे इथेनोइक को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, फॉर्मूले से आपको लर्न करना है, CH3COH, इसका नाम है कॉमन एसिटिक एसिड। तो ये कॉमन नेम भी आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो हम लिखेंगे लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। टार्ट्रिक के अंदर टार्टेरिक एसिड होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, स्टिंग जो बी स्टिंग हो गया या प्लांट नेटल हो गया, इनके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
और यहाँ पर हमारा पीएच कंप्लीट हो जाता है। पीएच स्केल के बारे में जितना भी हमने पढ़ा, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर अबाउट साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोर अबाउट साल्ट मतलब हम प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हम प्रिपरेशन करेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस, बेकिंग सोडा बनाएंगे, हम वाशिंग सोडा बनाएंगे, और उसके बाद हम कास्टिक सोडा बनाएंगे, पीओपी उसमें बनाएंगे हम लोग। तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रिपरेशन के साथ हम उनका यूज़ भी पढ़ेंगे कि वो यूज़ कहाँ पर होते हैं। जिप्सम बनाएंगे, पीओपी बनाएंगे, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग, तो रेडी रहिए। थैंक यू।